everyone, I am Ira Tripathi. So today I have come with the science chapter cell structures and functions. So just recall things that we have learned in our previous classes. So the first question is, what is stomach to the digestive system? स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या है? पहली बार, डाइजेस्टिव सिस्टम वेरियस ऑर्गन से बनता है, तो स्टमक भी एक उसका पार्ट है. सो पार्ट ऑर्गन. व्हाट इज स्टमक टू द डाइजेस्टिव सिस्टम? इट्स ऑर्गन. द जाइलम इन द प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जाइलम और फ्लोएम आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, वो टू वे स्ट्रीट होती हैं. एक जाइलम वो रूट से वाटर एंड मिनरल्स कैरी करती है और फ्लोएम हमारी फूड कैरी करती है लीव्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, ताकि उन्हें एनर्जी मिले, सो दैट दे कैन गेट एनर्जी. सो जाइलम क्या है? अ टिश्यू. वो एक स्मॉल पार्ट है ना, स्मॉल पार्ट है और वो सेल से बना हुआ है. दैट इज़ वाई इट्स टिश्यू. नाउ एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल इज़ विच सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कोई ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हो, केवल एक सेल से. ह्यूमन बॉडी में तो n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बट जो एक ही सेल से बना हो, उसका एक ही सेल पूरे काम कर रहा हो, वो कौन सा सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? इट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग बॉडी. जैसे बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा गया है? जैसे ब्रिक्स होती हैं, वो एक छोटी छोटी ही ब्रिक्स जोड़ कर ही हम लोग एक बिल्डिंग बना पाते हैं, एक घर बना पाते हैं. सो वैसे ही जब हम लोग एक छोटे छोटे सेल्स को जोड़ते हैं या सेल्स को जोड़ते हैं, तभी तो हम लोग एक ह्यूमन बॉडी बना पाते हैं. सो सेल जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी से हम लोग एक लिविंग बॉडी बनाते हैं. अगर हम लोग देखें, अपार्ट फ्रॉम आर स्किन एंड एसेट्रा थिंग्स, हमारी ह्यूमन बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल से ही बनी हुई है. सो व्हाट इज़ अ सेल? सबसे पहला क्वेश्चन होगा, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सेल? क्योंकि हम लोग सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं. सो द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो सबसे छोटी फंक्शन करने वाली, काम करने वाली और हमारी बॉडी को शेप देने वाली यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी, वो कहलाती है सेल. इट्स अ सेल. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर दे, एंड फंक्शनल जो काम करने वाली हो यूनिट. सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ सेल. दीज में बी कंपेयर टू द ब्रिक्स. अभी मैंने बताया ब्रिक्स ऑफ अ वॉल से कैसे कंपेयर, छोटी छोटी ब्रिक्स से ही तो हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, और इन द सेम मैनर हम लोग छोटे छोटे सेल से ही तो एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. एज ब्रिक्स आर असेंबल्ड मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, उन्हें एक साथ जॉइन करना, टुगेदर टू फॉर्म एनीथिंग. सो असेंबल्ड टू मेक अ वॉल. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. उसी तरह हम लोग सेल्स को असेंबल करते हैं ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए. सो दिस इज ब्रिक्स एंड यू कैन सी सेल्स. Who discovered the cell? Now second question that arrives in our mind is that who discovered the cell? The cell was discovered by Robert Hooke. Robert Hooke, an Englishman. He was an Englishman. Discovered the cell. उन्होंने सेल डिस्कवर्ड किया था 1665 में. ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आस्क होता है. हु डिस्कवर्ड द सेल एंड when he discovered the cell? Robert Hooke, an Englishman, discovered the cell. And when he discovered the cell? 1665. And then how he discovered the cell? While examining a slice of cork. कैसे उसने डिस्कवर किया? मतलब वो एक टेस्ट कर रहा था, वो देख रहा था स्लाइस ऑफ कॉर्क की स्लाइस, मतलब आप
पीस ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क होती है मतलब जो पेड़ की आप समझ सकते हैं, पेड़ की ट्रंक होती है, जो पेड़ जिससे खड़ा रहता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका छोटा सा पार्ट लेके उसको स्लाइस को छोटा सा लेयर लेके उसे एग्जामिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे करें तो वो जो रॉबर्ट हुक ने पाया था वो पा सकते हैं हम लोग। तो अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? हम लोग ने माइक्रोस्कोप की बात की है, तो क्या है वो माइक्रोस्कोप? अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। वो एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ टू प्रोड्यूस एन इनलार्ज इमेज ऑफ एन। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वो चीज़ें देख लेता है जो हमारी नेकेड आइज़ नहीं देख सकती हैं। वो चीज़ें वो एनलार्ज बड़े रूप में हम लोग को दिखा सकता है। हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से, वो आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ माइक्रोस्कोप और उसका कैसे वो उसकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स और उसकी पूरे पार्ट्स आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस ये अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रोड्यूस कर देता है छोटी जो नेकेड आई से नहीं दिख सकती चीज़ें, उन्हें एनलार्ज करके हम लोग को शो करता है। सो वेरिएशन इन सेल्स भी अब वेरी होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडीज़ में ही आप देख लीजिए, इसमें हम इस एक जो ह्यूमन बॉडी समझ लीजिए ABC है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी ए में अलग सेल्स समझ लीजिए n नंबर ऑफ सेल्स है, तो B में MO ऐसे नंबर ऑफ सेल्स होंगे, हमेशा अलग अलग होते हैं। अगर इसमें 2 सेल हैं तो उसमें 5 सेल होंगे, ऐसा हो सकता है। ह्यूमन बॉडी में जब एक दूसरे ह्यूमन बॉडी में वेरिएशन है तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में तो 100% होगा ना वेरिएशन। सो व्हाट इज़ द वेरिएशन इन सेल्स? ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, पौधे हों, एनिमल्स हो, जानवर हों, ह्यूमन बींग्स हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमेबा, पैरामीशिया, ईस्ट, मोल्ड हो, आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सेल से ही बने होते हैं। सेल उनकी कह दिया बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब भाई बेसिक तो बेसिक मतलब सबके लिए, चाहे आप घर कितना भी बड़ा या कैसा बनवाएं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो उसकी एक ही रहेगी, वुड और ब्रिक्स। सो वैसे ही हमारी सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन, अभी पढ़ा था स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, शेप एंड साइज। जो सेल्स होते हैं वो शो करते हैं वेरिएशन, किस में वो डिफ़र करते हैं, अलग अलग किस में होते हैं, नंबर्स में। वो एक दूसरे से प्लांट्स में नंबर्स में डिफ़र करेंगे, सेल्स के नंबर्स में। एनिमल्स में सेल्स के नंबर्स, शेप्स और साइज़ में डिफ़र करेंगे। जैसे कि नंबर्स में समझ लीजिए कि एनिमल बॉडी ए में 2000 सेल्स है, बस ऐसे ही समझ लीजिए, और बी बॉडी में फिर 2000 ही होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसमें 3000 सेल्स हो सकता है उसमें 1000 सेल्स हो सकता है। और शेप भी अलग हो सकता है और साइज़ भी। वेरिएशन इन नंबर। पहले हम लोग वेरिएशन इन नंबर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स में बी organisms may be composed of one cell or of many cells. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोज होते हैं 1 सेल के या मैनी सेल के। अभी बताया था 1 सेल के जो कंपोज होते हैं उन्हें हम लोग ने अभी डिस्कस किया था यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनी मीन्स 1, ओके, एंड मैनी सेल्स मतलब कि मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्कर है मतलब अलग अलग काम कर सकता है एक साथ, ऐसे कर सकता है वैसे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर मीन्स सेल्स, मल्टी सेल्स के साथ जो ऑर्गेनिज्म हो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब डेफिनीशन पढ़ते हैं डिटेल में। ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिर्फ एक सेल ही सारे काम कर सकता है। काम क्या होते हैं? वाइटल एक्टिविटीज़ सच एज फीडिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो एक ही सेल कर रहा है, उसके अलावा कोई अदर उसकी नहीं मदद कर, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल अमेबा, पैरामीशिया, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया।
In a unicellular organism, a single cell performs all vital activities. Vital मतलब important activities, main activities such as feeding, movement, respiration and reproduction. So और वैसे ही जैसे इनके में एक सेल करता है, हमारे में वो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स वही काम कर रहे हैं. एक सेल जैसे इनमें ये फंक्शंस करता है, हमारे में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स वो काम करते हैं. Organisms whose body consists of many cells are called multicellular. Multicellular organisms क्या होते हैं? जिसमें many cells हो, एक से ज़्यादा हो. एग्जाम्पल्स मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन्स भी जो होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, वो तो पता ही है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है. आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यू कैन सी द फिगर एज वेल. ये अमेबा का है. आपने पिछली अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा अमेबा का स्ट्रक्चर क्या होता है. फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल से जो फूड होता है वो उसके अंदर होता है, डाइजेशन वो करता है. और उसकी जो वो मेम्ब्रेन होती है फूड वैक्यूल की, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सब आप अदर क्लासेस में या मेरे अदर वीडियोज़ में पढ़ सकते हैं. सो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें. और नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर. इंसेक्ट्स, ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी, ये मल्टी सेलुलर है. और ये अमेबा का स्ट्रक्चर ये यूनिसेलुलर है. सो वेरिएशन इन शेप. नाउ शेप में कैसे वेरिएशन होता है, क्यों होता है, सबसे बड़ी बात क्यों होता है. डिफरेंट सेल्स कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस कैरी करते हैं. ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस कैरी करेंगे. जैसे अलग अलग हमारे क्लास में देख लें, अलग अलग टीचर्स अलग अलग फंक्शंस करती हैं. जैसे डांस टीचर डांस सिखाती है, म्यूज़िक टीचर म्यूज़िक सिखाती है. हमारे ये गवर्नमेंट में अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शन करते हैं. लेजिस्लेचर बनाता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को और बिल को, और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है और उससे रिप्रेजेंट करता है. जुडिशरी, ऐसे अलग वो डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए. सो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी होता है डिफरेंट सेल्स. अगर एक सेल हमारी बॉडी में करेगा इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में तो नहीं कर पाएगा कभी भी. सो डिफरेंट सेल्स कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग सेल्स जो अलग अलग फंक्शंस कैरी करते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट शेप्स में भी पाए जाते हैं. शेप्स में कैसे, दे कैन बी डिस्क शेप्ड. जैसे आपने देखा होगा पॉपिन्स, आपने खाई होगी, सर्कल होती है पॉपिन्स, पहले बहुत थी वो बीच में उसमें डिप्रेशन होता है, बीच से दबी होती है थोड़ी सी अंदर की तरफ. तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हमारे सेल्स होते हैं. पॉलीगोनल शेप्स, पॉलीगोनल शेप्स में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स में होते हैं, ब्रांच शेप्स में होते हैं, और इवन इर्रेगुलर भी होते हैं. इर्रेगुलर का एग्जांपल है WBC सेल्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर इसलिए होते हैं कि वो हमेशा उस चीज़ का शेप ले लेते हैं जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है. WBC क्या करते हैं, काम उनका है वो फाइट करते हैं हमारी बॉडी के लिए अगेंस्ट हार्मफुल फॉरेन डिजीज़ या एनी फॉरेन डिजीज़. सो WBC उसी चीज़ उसका शेप लेते हैं जो जिस समय उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है. जैसे हमारी मम्मी होती हैं, उन्हें जब जिस चीज़ के लिए हम लोग को ज़रूरत होती है, उनकी मदद चाहिए होती है, तो वो वैसी बन जाती है, लविंग मदर. और कभी कभार वो थोड़ा डांटती हैं ताकि हम लोग पढ़ें, हम लोग कुछ अच्छा बने. और कभी कभार बेस्ट कुकिंग क्लासेस भी देती हैं हमें. सो वैसे ही WBC होते हैं, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन डिजीज़. तो वो वही शेप ले लेते हैं जिसकी उन्हें उस समय ज़रूरत ज़्यादा होती है. दैट इज़ वाई दे आर इर्रेगुलर इन शेप. द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर सेल डिपेंड्स ऑन दी स्पेसिफिक फंक्शंस. हमने बताया फंक्शंस में डिपेंड कर, तभी तो WBCs इर्रेगुलर होती हैं. मसल सेल, तो मसल सेल आप देख ही रहे हैं कैसी थिन और लॉन्ग है. सो मसल सेल्स हेल्प इन मूवमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो एक्सपेंशन भी कह सकते हैं. मसल सेल्स जो होती हैं वो मूवमेंट में मदद करती हैं. कैसे, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं पहले, फिर एक्सपैंड होती है. कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, उससे हमारी बॉडी को मदद मिलती है चलने में. और वो बोन्स में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसमें मदद करती है, ताकि मूवमेंट वो करती रहेंगी तो बोन्स में फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा ऐसे. और हेंस दे आर थिन एंड लॉन्ग.
इसीलिए वो थिन और लॉन्ग होती हैं। आप खुद ही जानिए, कोई अगर मोटा थिक होगा और वो शॉर्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ईजिली कर पाएगा कि जो थिन और लॉन्ग होगा। जैसे देख लीजिए आप इलास्टिक देख लीजिए, रबर बैंड्स देख लीजिए, वो थिन होती है और लॉन्ग स्ट्रेचेबल भी होती है, इसीलिए ताकि वो लंबी हो जाए, ईजिली एक्सपैंड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। वैसे ही नर्व सेल कैरी मैसेजेस। नर्व सेल्स का तो मेन काम होता है, वो मैसेज कैरी करती है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हम लोग ने अपना हाथ किसी भी फायर गर्म चीज़ के ऊपर, बहुत गर्म चीज़ है उसके ऊपर रखा, तो फिर वो नर्व सेल्स हैं वो तुरंत मैसेज भेजती हैं ब्रेन को कि हाथ हम लोग को हटा लेना चाहिए। तो उन्हें इतनी जल्दी मैसेज भेजने के लिए उन्हें एलोंगेटेड होना होगा। एलोंगेटेड मतलब छोटी छोटी, ये आप देख रहे हैं और भी वायर्स टाइप की नर्व्स निकली हुई हैं, ये इसलिए ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से जल्दी से मैसेज ले जा सकें। दैट इज़ वाई दे आर एलोंगेटेड इन शेप। Nerve cells carry messages between different parts of the body to the brain or spinal cord. Hence, they are elongated in shape. स्किन सेल आपको पता ही है, जो ये स्किन होती है, और स्किन तो हमारी पूरे बॉडी में, तो उसके लिए उसे बड़ा होना होगा ताकि कम सेल्स में, छोटे छोटे होंगे तो बहुत सारी सेल्स वेस्ट हो जाएंगी फालतू में, और अगर स्किन सेल्स के लिए बड़ी सेल्स लेंगे थोड़ी सी, मतलब कवर है लार्ज एरिया, उन्हें लार्ज एरिया कवर करना पड़ता है। हैंस दे आर फ्लैट। अगर वो फ्लैट होंगी और ब्रॉड होंगी, मतलब ब्रॉड मतलब है ब्रॉड बड़ी सी, और फ्लैट होंगी तो क्या होगा उससे, हमारे फ्लैट होने से तो हमारी बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा, शेप मिलेगा, और दूसरी चीज़ ब्रॉड होंगी तो वो कम सेल्स में वो अच्छे से अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेंगे स्किन सेल्स। सो नेक्स्ट, वेरिएशन इन साइज। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, जो नेकेड आइज से ना देखे जा सके, माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सके, एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। सेल साइज वेरी फ्रॉम माइक्रोमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर्स। ये माइक्रोमीटर वो बहुत छोटी यूनिट है जो नेकेड आइज से नहीं दिख सकती हैं चीज़ें, और फ्यू सेंटीमीटर तक वो हो सकती हैं। द स्मॉलेस्ट सेल्स किसकी होती है, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है वो जो पूरी जितने भी 5 होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरसेस, वो मेरी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं और ओल्डेस्ट है, वो सबसे ओल्डेस्ट है वो बैक्टीरिया, और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। उनका साइज़ क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक। 1 सेंटीमीटर छोटा सा जो होता है वो हम लोग को बड़ी मुश्किल से दिखता है, तो इतना माइक्रोमीटर कैसे दिखे, सो वी यूज़ माइक्रोस्कोप। एंड द लार्जेस्ट सेल किसका होता है, एग का। किसके एग का, ऑस्ट्रिच के एग का। वो तो हम लोग बचपन से जीके में पढ़ते ही आ रहे हैं। द लार्जेस्ट सेल इज ऑफ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। उसका क्या होता है साइज, 170 mm इंटू 130 mm ये होता है। नर्व सेल्स आर बिलीव टू बी लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। और जो नर्व सेल्स होती हैं, ये जो आपने देखी थी, ये जो आपने नर्व सेल्स देखी थी, ये दिख रही हैं, ये मानी जाती है हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स, क्योंकि इन्हें तो जल्दी से फंक्शंस करने होते हैं, सो तो इसीलिए वो बड़ी होती हैं। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आपके भी माइंड में आया होगा, आर दी सेल्स इन एन एलिफेंट और अदर लार्ज एनिमल्स लार्जर देन दी सेल्स इन अ रैट और अदर एनिमल्स। कंपैरिजन में देखें, जैसे एलिफेंट हो गया और रैट हो गया, और रैट और एलिफेंट ले लिया, या कुछ भी ले लीजिए, कैट ले लिया, डॉग ले लिया, हाँ, तो उनका साइज़ जो होता है वो डिपेंड उनके साइज़ के ऊपर, उनके सेल्स जो होते हैं वो उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। उनके साइज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं कि कितने बड़े उनके सेल्स हैं। साइज़ ऑफ द सेल्स हैव नो रिलेशन विद द साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ द, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एनिमल हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि जो साइज़ भी उसकी सेल्स का भी साइज़ बड़ा हो सकता है कि उसके सेल्स का साइज़ जो वो छोटा हो एज़ कम्पेयर टू
कंपेयर करके देख लेते हैं। एलिफेंट्स का हो सकता है सेल्स का साइज़ छोटा हो रैट से, बल्कि वो काफ़ी बड़ा है। सो साइज ऑफ द सेल्स हैव नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर, वो बड़ा हो देन दोज इन अ रैट। द साइज ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। साइज किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसमें। प्रिपेयरिंग अ स्लाइड, अब हम लोग स्लाइड, अब क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट हुक ने जैसे डिस्कवर किया था तो वो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख रहे थे, तो वो उनने पहले प्रिपरेशन भी तो की होंगी देखने की। आज भी हम लोग सेल्स देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसके पहले हम लोग को एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पहले उसे पर्टिकुलरली अच्छे से रखना पड़ता है, फिर ही तो कर पाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू सेल्स। मोस्ट सेल्स आर व्यूड विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो किससे व्यू किए जाते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये बना हुआ है बगल में। टू व्यू अ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग दैट इज़ टू बी व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ स्पेसिमेन। कोई भी चीज़ जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें देखनी हो वो स्पेसिमेन कहलाती है। टू व्यू ए स्पेसिमेन, हम लोग को अगर कोई स्पेसिमेन देखना है माइक्रोस्कोप में तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड। सो व्हाट इज़ अ ग्लास स्लाइड? ग्लास स्लाइड इज़ द थिंग ऑन विच द स्पेसिमेन इज केप्ट टू व्यू इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट इज़ अ स्लाइड? अब स्लाइड क्या होता है? ये ग्लास स्लाइड जो हम लोगों ने देखा, ये होता क्या है? जो मैंने अभी बताया वो इन शॉर्ट डेफिनेशन थी, अब डिटेल में पढ़ती हैं। व्हाट इज़ द स्लाइड? स्लाइड क्या होता है? अ माइक्रोस्कोप स्लाइड इज़ अ थिन फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। ये आप देख रहे हैं फोटो में, थिन फ्लैट पीस ऑफ ग्लास है, टिपिकली 75 बाय 26 mm। ये 75 बाय 26 mm का होता है एंड अबाउट 1 mm थिक। ये 1 mm ही केवल थिक होता है ताकि उसमें स्पेसिमेन रख के हम लोग अच्छे से देख सकें। यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। टिपिकली द ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन द स्लाइड। टिपिकली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो माउंटेड होते हैं स्लाइड के ऊपर एंड देन बोथ आर इंसर्टेड टुगेदर इन द माइक्रोस्कोप फॉर व्यूइंग। फिर स्पेसिमेन और स्लाइड दोनों ही रखे जाते हैं माइक्रोस्कोप में उसे स्पेसिमेन को देखने के लिए। अब माउंटेड का मतलब आपके में दूसरा क्वेश्चन होगा क्या है? माउंटेड का मतलब है व्हाट इज़ माउंटिंग? प्रिपेयरिंग द स्पेसिमेन ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड माउंटिंग। प्रिपेयरिंग अ स्पेसिमेन वो तो था रखना, स्लाइड के ऊपर रखना, और अब कैसे रखें प्लानिंग बना के वो मैं बता रही हूँ। कैसे रखा जाता है? माउंटिंग के थ्रू। माउंटिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ माउंटिंग डन। माउंटिंग 2 टाइप्स की होती हैं। पहले आप ये इमेज देख लीजिए। माउंटिंग का मतलब है ये आप देख रहे हैं थिन शीट, ये आप देख रहे हैं ये जो है ये आपको दिख रही है प्लेस्ड, ये थिन शीट है, इसे कहते हैं ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड ये होती है ग्लास स्लाइड, ये है ग्लास स्लाइड जिसे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माउंटिंग डन। कितने टाइप की माउंटिंग डन होती है? वो हैं टाइप्स। 2 टाइप्स ऑफ माउंट्स आर जनरली प्रिपेयर। 2 टाइप्स, वो हम लोग के यूसेज के हिसाब से होता है कि ड्राई माउंट की हम लोग को माउंटिंग करने की जो होता है कि वेट माउंटिंग की। ड्राई माउंटिंग बेसिकली होती है इनएनिमेट, दैट इज़ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और वेट माउंटिंग बेसिकली होती है लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग को थोड़े दिनों तक जिंदा रखनी है या फिर हम लोग को अभी उसे देखने के लिए थोड़ा अलाइव करना है। Dry mount. A dry mount is generally used for viewing inanimate object, that is non-living objects. That is non-living objects. As the term suggests, this term dry mount. A dry mount does not require water. इस ड्राई माउंट मतलब सूखा, ड्राई मतलब सूखा माउंटिंग।
हाँ, डज नॉट रिक्वायर वाटर की ज़रूरत नहीं होती, या ग्लिसरीन या अदर प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई माउंट स्लाइड्स इंक्लूड, एग्जाम्पल क्या होते हैं, इंसेक्ट लेग्स को हम लोग काट के उसके बाद देखते हैं। सो उसका मतलब ये है, इंसेक्ट लेग को हम लोग काट के थोड़े बाद में देखते हैं, तो इसका मतलब ये है वो डेड है, तो हम लोग को उसे अलाइव रखने की ज़रूरत नहीं है। सो इंसेक्ट्स लेग, फ्लावर पेटल्स, फूलों की जो पेटल्स होती हैं उन्हें भी वो तो डेड हो जाती हैं, फिर उसे क्या जिंदा थोड़ी ना देख सकते हैं। सो ड्राई माउंट का ज़रूर बेसिकली नीड होता है। पाउडर्स और सब्सटेंसेस सच एज ग्रेन्स और सैंड और ड्राई केमिकल्स, डर्ट सैम्पल्स एंड इवन न्यूज़ प्रिंट। डर्ट सैम्पल्स जो होते हैं उन्हें भी हम लोग को ज़िंदा करके नहीं देखना है। न्यूज़ प्रिंट, हाँ, डर्ट सैम्पल को हम लोग को ज़िंदा करके नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग उसमें ये देखना चाहते हैं नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज कितने। बट हम लोग को अगर डर्ट सैम्पल के अंदर के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं डर्ट के, तो हम लोग वेट माउंट का यूज़ करेंगे। और अभी हम लोग ड्राई माउंट का इसलिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग को डेड हो या अलाइव हो उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को ये देखना है नंबर ऑफ कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इतने डर्ट में हो सकते हैं। सो ड्राई माउंट का यूज़ करते हैं। डर्ट सैम्पल्स एंड इवन न्यूज़ प्रिंट्स, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये आपका स्लाइड है, ये स्लाइड है और ये कवर स्लिप है। कवर स्लिप क्या होती है, कवर स्लिप हम लोग लगाते हैं स्पेसिमेन के ऊपर, सो दैट कि वो नीचे से, तो हम लोग ने स्लाइड के स्टेज के ऊपर, स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन रखने से ये हुआ, ये समझ लीजिए ये माइक्रोस्कोप का ये स्टेज है, उसके ऊपर ये स्लाइड है। तो स्टेज जो होता है उसके ऊपर हम लोग स्लाइड रखने से ये फ़ायदा हुआ कि जो स्टेज में हो सकता है डर्ट हो, लेकिन स्लाइड में ऐसा नहीं हो सकता। स्लाइड हम लोग हमेशा क्लीनिंग करते हैं और हैंड्स नहीं लगाते हैं, तो वैसे रखते हैं। तो स्लाइड के ऊपर रखने से ये हुआ कि वो नीचे से सिक्योर हो गया, हम लोग को 100% श्योर हो गया कि वो गंदा नहीं होगा। बट ऊपर से तो वो डर्ट जा सकती है ना, तो ऊपर से हम लोग ये कवर स्लिप लगाते हैं। ये देखिए स्पेसिमेन है और इसके ऊपर हम लोग ने कवर स्लिप लगाई है, ताकि ऊपर से भी हम लोग 100% श्योर हो जाए कि वो गंदा नहीं होगा। और ये स्टैकम का मतलब भी वही होता है, स्लाइड। सो नेक्स्ट, wet mounts are generally prepared using water और ग्लिसरीन। मैंने अभी बताया वाटर और ग्लिसरीन की मदद से वो थोड़ी देर तक, जैसे मान लीजिए जितना रिक्वायरमेंट है हम लोग उतने ड्रॉप्स ऑफ वाटर या ग्लिसरीन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेंगे, जितनी देर तक हमें वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन को ज़िंदा रखना है। सो वाटर एंड glycerine are used for viewing living specimen through wet mount, such as organisms and cells. In wet mount, a small piece of the specimen is placed. स्मॉल पीस ऑफ स्पेसिमेन तो वेट माउंट में हो या ड्राई माउंट में, दोनों में ही सेंटर में ही रखा जाता है ऑफ द स्लाइड्स विद 1 or 2 ड्रॉप्स। फिर 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर स्पेसिमेन इज़ देन कवर्ड विद द कवर स्लिप। ये इसमें आपको और क्लियरली कवर स्लिप दिख रही होगी, ये है कवर स्लिप और ये है स्लाइड और ये है स्पेसिमेन। और हम लोग कभी कभार, जैसे आपको 2-3 आवर्स के लिए उसे नहीं अलाइव रखना है, आपको उससे मतलब 3-4 साल के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि 1-2 हफ्तों के लिए अलाइव रखना है, कि मैं चाहता हूँ कि इसे 1-2 हफ्ते और स्टडी करूँ इस स्पेसिमेन को, तो हम लोग प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स आपने सुना होगा, जूसेस में होते हैं, पैक्ड चीज़ों में होते हैं, सो दैट कि वो ज़्यादा दिनों तक ख़राब ना हो, स्पॉइलेज वो प्रिवेंट करते हैं। वैसे ही हम लोग स्पेसिमेन्स में भी यूज़ करते हैं। स्पेसिमेन इज़ देन कवर्ड विद द कवर स्लिप एंड व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप। नाउ why
वाई दिस स्पेसिमेन टू बी व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑफन स्टेन्ड मतलब हम लोग अक्सर जो स्पेसिमेन माइक्रोस्कोप में रखते हैं वो स्टेन मतलब डाइंग कलरिंग क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे जो होते हैं बायो के स्टूडेंट्स, उन्हें हमें लोग जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो मैम यही करेंगी, बायो लैब में ले जाके, ताकि हम लोग को अच्छे से डिफरेंस पता हो, इसलिए वो स्टेनिंग करके कलर्स का यूज़ करके हम लोग को डिफरेंस है कि ये पिंक कलर का ये वाला ऑर्गन है, ये ब्लू कलर का ये वाला ऑर्गन है। सो इसलिए स्टेनिंग होती है to make the things more easier and visible. Staining highlights biological tissues and specific regions in the cells, which make it easier for us to view the details. Some of the commonly used staining dyes are iodine. ये बहुत ही commonly पूछा जाता है कि most commonly staining dyes कौन कौन से हैं। iodine solution, saffronin, methylene blue and crystal violet। ये मोस्ट कॉमनली कि ये हैं और ये आपको याद रखने होंगे। स्टेनिंग डाइज मोस्ट कॉमनली यूज स्टेनिंग डाइज कौन से होते हैं, आयोडीन सोल्यूशन, सैफ्रोनिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल। और इसका डिटेल में कि ये कौन कौन से कलर वो आप अपनी ज़्यादा फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टेन क्या हो, टाइप्स ऑफ स्टेन्स, कितने टाइप्स ऑफ स्टेन्स होते हैं, तो ये बने हुए अलग अलग, आपको इसके नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नाम को जूम करके नहीं दिखाया। आप बस ये देखिए कि स्टेन के कलर्स कैसे कैसे होते हैं। ये अलग अलग कलर्स हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ये अलग अलग कलर्स, ऐसे भी एंड ये ब्लू टाइप, पिंक की तो बहुत है। और ये स्टेन्ड एनिमल पिक्चर, ये आपको स्टेनिंग, वाई वी यूज स्टेनिंग, तो इसलिए वी यूज स्टेनिंग। अलग अलग ऑब्जेक्ट, जैसे ये फेस है, फेस में हमने पर्पल किया है क्योंकि डिफरेंस दिखाने के लिए कि ये बॉडी से ऐसे डिफरेंस है। और ये येलो है थोड़ा सा, ये आपने देखा होगा तो नोटिस अगर किया होगा, ये इसलिए येलो है। ये चीज़ ये इसलिए येलो है क्योंकि हम लोग को ये दिखाना है यहाँ पर गिल्स हैं, ये उससे पूरी बॉडी से कैसे डिफरेंट है। ये अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेट्स रिवाइज एवरीथिंग। सो अब तक जो आपने पढ़ा वो इंट्रो था, जस्ट इंट्रो, सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर्स। आगे वाली वीडियोस में आप मेरा पूरा चैप्टर भी देख सकते हैं, आगे का चैप्टर, उसमें मैं बताऊंगी कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और आपको कि फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सेल्स के। सो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू। लेट्स रिवाइज cell structures and functions introduction। cell is the smallest unit of life, वो तो पता ही है, smallest unit of life। cell is the basic structural and functional unit of life। next, who discovered the cell? Robert Hooke discovered the cell while examining a cork under a microscope। now variation in cell number, shapes and sizes। on the basis of number of cells, living organisms can be classified into two categories on the basis of number of cells। unicellular means one celled organism, multicellular means multi-celled organism। unicellular organisms, living organisms consist of single cell, multicellular organisms, living organism consist of more than one cell। नाउ वेरिएशन इन सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस। पैरामीशिया और ईस्ट को आप देख सकते हैं, यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ये यूनिसेलुलर के, ये मल्टीसेलुलर के। नाउ सेल्स वेरी इन शेप, सेल्स ऑल्सो वेरी इन
शेप, वो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन दी फंक्शंस। फंक्शंस में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था? मसल सेल, नर्व सेल और स्किन सेल्स के बारे में ना। ये एक और एग्जांपल, ये मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। ह्यूमन WBCs कैन चेंज देयर शेप because they are irregular in shape to engulf the microorganisms that enter the body to fight against the microorganisms that enter the body. Next, वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज में हम लोग पढ़े हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी में जो पाई जाती है वो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। क्या है? नर्व सेल। ना, सेल्स वेरी इन शेप में वेरी करते हैं सेल्स। वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल्स। नर्व सेल आर ब्रांच्ड मतलब जैसे ब्रांचेस होती है ट्रीज़ की डालियाँ, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है कि जो फंक्शन करे वो जल्दी कर पाए और मोर से इफेक्टिवली वो इफ़ेक्ट करे पूरी बॉडी में, पूरे उनके पार्ट में, प्लांट के पार्ट में, ताकि कुछ इफेक्ट तो दिखेगी, जल्दी हो रहा है काम, जल्दी होगा, मोर एफिशिएंटली होगा और अच्छे से होगा। वैसे ही हमारे में नर्व सेल्स जो होती है, हम लोग को तुरंत रिस्पॉन्स, जैसे हम लोग आग में अपना हाथ डाल लें तो अगर ब्रेन तक तुरंत रिस्पॉन्स नहीं जाएगा तो हम लोग का हाथ जल जाएगा और पता भी नहीं चल पाएगा जल्दी। ब्रेन को जब तक पता चलेगा पूरा हाथ जल चुका होगा। इसलिए नर्व सेल्स को सबसे जल्दी वर्क करने के लिए लॉन्ग और थिन होना पड़ता है। So that is for today. Thank you students, thank you my friends, thank you everyone for seeing my video. Please subscribe and like my channel. Bye.